नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन बेटा। तो इस लेक्चर के अंदर हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसका बेटे डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने लैब वगैरह के अंदर गैल्वेनोमीटर देखा होगा। ठीक है, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है बेटे? गैल्वेनोमीटर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के काम आता है। किसके काम आता है बेटे? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के काम आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेगा। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो क्या कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द सर्किट। ठीक है, अब बात करता हूँ बेटे उसका प्रिंसिपल का। इसकी बात करते हैं बेटे उसके कि वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, कि वो कैसे काम करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आप लोग किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर बेटे टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। कितना बेटे? वो होता है m क्रॉस b। कितना होता है बेटे? m क्रॉस b। और अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स थे तो आपने उसका मल्टीप्लाई कैपिटल N से कर दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। m क्या है बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। b क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर बेटे आपने करंट कैरिंग कॉइल को रखा हुआ है। n क्या बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और अगर इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर है बेटे? वो आएगा n इंटू एम बी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो भाई साहब ये आया n इंटू n, हमारे पास n क्या बेटे? नंबर ऑफ टर्न्स है। m क्या बेटे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था बेटे? करंट फ्लो इनटू द कॉइल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनटू में बेटे b, इनटू में साइन ऑफ अल्फ़ा। अब ये जो साइन ऑफ अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा बेटे किस के बीच में मैंने आपको एंगल बताया था? ये बताया था मैंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने आप लोगों को ये एंगल बताया था। बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा था बेटे? जो डायरेक्शन हमारे एरिया वेक्टर का था। ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में निकालना सिखाया था। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम ये चाहते हैं बेटे कि भाई ये जो टॉर्क है ना, ये मैक्सिमम कब लग सकता है? ये टॉर्क मैक्सिमम तब लगेगा कब? जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बेटे एंगल का जो वैल्यू है वो कितना हो बेटे? 90 डिग्री हो। अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है तो जो टॉर्क होगा ना कॉइल के ऊपर बेटे वो क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम मतलब टाउ का वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटे उस केस में? वो आएगा n नंबर ऑफ टर्न करंट फ्लो इनटू द कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके बीच में हमने करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ की चर्चा हम कल कर चुके थे। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बेटे? ये उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो कॉइल बेटे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, और वो जो टॉर्क होगा वो इसके बराबर होगा बेटे, टाउ बराबर n इंटू एम क्रॉस में भी। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को अगर इसका प्रिंसिपल लिखना है तो आप ये लोग लिखोगे बेटे कि वेन एवर वी प्लेस द करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू दिस। और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है बेटे? वो आया n इंटू आई ए इंटू में बी। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या बेटे? करंट फ्लो टू द कॉइल, ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड ए क्या बेटे? एरिया ऑफ द कॉइल, एंड बी क्या बेटे? मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने यहाँ पे इसको रखा है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले आप लोगों को, अब नेक्स्ट है इसकी बेटे क्या? कंस्ट्रक्शन। क्या है इसकी भाई? नेक्स्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले आप लोगों को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा। अब वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। ज़रा ध्यान से देखो बेटे कि हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट लेते हैं ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, वो कुछ ही शेप का होता है बेटे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है बेटे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ये उसका क्या बेटे? सेंटर है। हमने क्या माना? ये नॉर्थ एंड माना, और ये बेटे हमने क्या माना? साउथ एंड मान लिया मैग्नेट का। ठीक
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, आप लोग ऐसा मानिए कि भाई ये इस तरह से है, ये वाला जो फेस है ना, ये वाला जो फेस है बेटे, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ एंड की तरह बिहेव कर रहा है। और ये वाला जो फेस है बेटे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये साउथ एंड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। बट आपको इसकी विजुअलाइजेशन करनी है, अगर विजुअलाइजेशन होगी तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करता है आउटसाइड द मैग्नेट, वो नॉर्थ टू साउथ करता है। तो इस वाले केस में भी कुछ इसी तरह से का होने वाला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगा ना, वो कुछ इस फॉर्म में करे बेटे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। किस तरफ करे बेटे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। ठीक है, एक्चुअल में आप बोलोगे कि सर ये तो टच कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनी हुई है कि भाई आपस में टच नहीं करती कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप बाद में भी पढ़ोगे। देखिए ज़रा सोच के देख, भाई हमारे पास ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे आ रहा है, इस थोड़े से पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे। मेरा कहने का मतलब है कि ये टच नहीं कर रहा आपस के अंदर। ठीक है, तो ये इस शेप का ज़रा ध्यान से देखिए। अब इस अब इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना, उसको अपन बोलते हैं बेटे क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है क्या कि भाई जब आप कोई कॉइल यहाँ पे प्लेस करते हो ना, तो कॉइल के बीच में, मतलब कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में, कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर मतलब m के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा ही जो एंगल रहता है ना, वो 90 डिग्री रहता है। कितना रहता है बेटे, 90 डिग्री रहता है। अब वो 90 डिग्री कैसे रहता है वो आपको अब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री रहेगा तो जो टॉर्क की वैल्यू रहेगी वो हमेशा ही मैक्सिमम रहेगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो m होता है, m मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो m वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन रहता है, मतलब जो एंगल रहता है, वो हमेशा ही 90 डिग्री रहता है, जिसकी वजह से जो टॉर्क लगता है वो मैक्सिमम लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बनता कैसे है बेटे, उसकी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बेटे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है। ठीक है, अभी मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ बेटे, कंस्ट्रक्शन की चर्चा, मतलब कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो बनता कैसे है। तो ये मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बेटे। ये कौन सा एंड है, ये नॉर्थ एंड है, ये कौन सा बेटे, ये साउथ एंड है। इस तरह से फिर आप क्या करते हो आप बेटे एक सॉफ्ट आयरन ले लेते हो, मतलब ये सॉफ्ट आयरन कोर है, मतलब ऐसा मान के चल कि भाई ये इस शेप का है, स्फेरिकल शेप का मान ले। वैसे तो सिलेंड्रिकल होता है, बट आप लोग यहाँ से समझ जाओगे कि मैं स्फेरिकल कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटे, हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इस कॉइल के मतलब ये हमने क्या माना बेटे, ये सॉफ्ट आयरन मान लिया। क्या मान लिया हमने, ये सॉफ्ट आयरन मान लिया। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमने सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, उसका कारण ये है कि भाई जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, वो अपने अंदर से लार्ज अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को पास करवा लेता है। क्या करवाता है बेटे, लार्ज अमाउंट में अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाता है। इस चीज़ की चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, सपोज कीजिए कि मेरे पास मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से बन रहा है, तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बेटे एक एंड मैं ऐसे लूँगा, मैं ऐसे इस तरह से, ठीक है, उसको मैं धीरे धीरे ना रैप करना चालू कर दूँगा। ये मान ले सपोज करिए वायर है, हमने इसको इसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया बेटे, रैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे इसको रैप करते हैं। ठीक है, ये लीजिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 1 टन बन चुका है इसका। ठीक है, ये 1 टन बन चुका है। उसके बाद बेटे क्या है, ये देखिए ज़रा, उसके बाद क्या है, ये मैंने दूसरा टन दे दिया इसको, ये मैंने तीसरा टन दे दिया, ये चौथा दे दिया। इस तरह से क्या मैं इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टन्स बना देता हूँ। ऐसे करता करता वायर को रैप कर देता हूँ बेटे मैं। अब ज़रा देखिए इसके अंदर मैंने बेटे n नंबर ऑफ टन्स हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर दिया है, रैप कर दिया इस तरह से। ठीक है, क्या कर दिया बेटे, मैंने रैप कर दिया। अब एक एंड तो ये वाला, ज़रा ध्यान से देखिए बेटे वायर का, और जो दूसरे वाला एंड है वो ये वाला एंड है। ठीक है, एक ये वाला एंड बना भाई, और एक ये दूसरे वाला एंड क्या है, ये वाला एंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, शाबाश। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में बेटे कि इसको एक्सटर्नल जो हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाया था उसको यहाँ रख देते हैं हम ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब
अब ये जो चीज़ है बेटे, ये जो हमने n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटे, इसका जो एरिया वेक्टर बनने वाला है, इसका एरिया वेक्टर बनने वाला है वो बेटे इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? इसके परपेंडिकुलर बनेगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं बेटे, इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो डेफिनेटली इस वाली डायरेक्शन में बनेगा, जिसको मैं इस सुई से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो सुई होती है ना, ये एक तरह से तेरी नीडल ही होती है। ये जो आपने देखा ना, उसके ऊपर जो नीडल होती है बेटे, किसके ऊपर भाई? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो आपकी इस तरह से होती है। ज़रा ध्यान से देख बेटे कि क्या है ये ये सुई है, और ये किसकी डायरेक्शन है बेटे? ये तुम्हारा एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बेटे? जो हमने ये n नंबर ऑफ टर्म्स इसके ऊपर रैप करे हैं, तो उसके एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है, यानी कि m का डायरेक्शन है। अब आप लोग बेटे जैसे ही आप क्या करते हो, अब ये बनता कैसे, थोड़ा सा और देख बेटे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से। हमने इसको यहाँ पे रख दिया बेटे, किसके अंदर? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, हमने इसको मान लो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको यहाँ ऐसे रख दिया इसको यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटे, उसके बाद जैसे ही मैं इस वाली वायर में से करंट पास करूँगा, तो वो करंट बेटे रैप होता हुआ, लिपटता हुआ इस वाले एंड में से निकल जाएगा। तो यानी कि मैंने करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ रख दिया? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ज़रा ध्यान से देख कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस वाली कॉइल के यहाँ पर ऐसे जा रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। जब ये कॉइल ऐसे आएगी तो कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऐसे भी आएगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए, कहीं ना कहीं से बेटे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, बट जब कॉइल ऐसे जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं से ऐसे भी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस एरिया वेक्टर के क्या बेटे? परपेंडिकुलर है, और ये उसकी क्या बेटे? नीडल है ये। ठीक है, क्या उसकी ये नीडल है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना कि भाई इसके ऊपर हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटे? स्प्रिंग लगा देते हैं। अब इसके ऊपर बेटे मैंने क्या लगा दिया? एक स्प्रिंग लगा दिया, इस तरह से हमने स्प्रिंग लगा देना यहाँ पे। ठीक है, ये स्प्रिंग लग रहा है। ओके, अब स्प्रिंग का क्या काम है बेटे? देखिए ज़रा, अब ना ये जो स्प्रिंग है बेटे, इसके साथ तो अटैच है, साथ साथ इसके ऊपर बेटे ये यहाँ से भी अटैच होता है, मतलब जो स्पोर्ट होता है ना, उसके साथ भी ये अटैच होता है इस तरह से। ठीक है, मान लिया आप कोई भी स्पोर्ट मान लीजिए, ऊपर ये फिक्स है बेटे ये। ठीक है, जैसे ही आप इस वायर के अंदर से, मतलब इस वाले एंड के अंदर से करंट पास करोगे, तो करंट घूमता घूमता इस वाले एंड में से निकल जाएगा। तो n नंबर ऑफ टर्न्स में से क्या पैदा होगा बेटे? आपने n नंबर ऑफ टर्न्स में से करंट को पास कर दिया, और करंट को पास करते ही वो किसके भी अंदर रखा बेटे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके अंदर जो एरिया वेक्टर है इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर है। तो वो क्या एक्सपीरियंस करे बेटे? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही वो टॉर्क एक्सपीरियंस करे बेटे, ये जो स्प्रिंग है ना, ये ऊपर से फिक्स है भाई, ये जो स्प्रिंग है वो क्या बेटे? ऊपर से फिक्स है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से बेटे कि क्या होगा कि ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी, ये कॉइल क्या करेगी बेटे? ऐसे घूम जाएगी। तो जैसे ये घूमेगी, डेफिनेटली बेटे क्या कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है? एक स्केल होता है बेटे ऐसे, यहाँ पे क्या होता है? एक स्केल होता है। बहुत बढ़िया। ये किसका स्केल है बेटे? जो हमारी ये नीडल है ना, ये वाली नीडल है, ये एक तरह से नीडल का काम कर रही है ये। और साथ साथ हमें किसका डायरेक्शन पता चल रहा है बेटे? इसकी हेल्प से एरिया वेक्टर का, या फिर हमें एम का डायरेक्शन मालूम पड़ रहा है। तो जैसे ही हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे, तो करंट पास करते ही ये ऊपर से फिक्स है बेटे, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, यहाँ पर आ जाएगी मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम करंट छोड़ेंगे ना, तो ये जो स्प्रिंग था बेटे ऊपर से फिक्स था, तो ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच है, और भी ये घूम जाएगा, मतलब ये रोटेट कर जाएगा। तो इस स्प्रिंग की वजह से बेटे, अगर ये ऊपर फिक्स है ना, ऊपर नहीं घूम रहा है, ये नीचे घूम रहा है, इस स्प्रिंग के अंदर क्या पैदा होगा बेटे? इस स्प्रिंग के अंदर पैदा होगा टॉर्शनल टॉर्क। क्या पैदा होगा? टॉर्शनल टॉर्क। जैसे ही आप करंट करोगे बंद, तो क्या होगा बेटे कि ये स्प्रिंग इस बॉल को वापस से यहीं पर ले आएगा, इस कॉइल को वापस से यहीं पे ले आएगा। ठीक है, अब फिर जैसे ही आप क्या करने की कोशिश करोगे, करंट दोगे, तो करंट की वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही आप करंट बंद करोगे, तो बेटे ये स्प्रिंग इसको क्या कर देगा? वापस से सेम एंड पे ले आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बेटे? ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है हमारा। क्या करता है बेटे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये टॉर्शनल टॉर्क होता क्या है। ओके, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटे कि ये टॉर्शनल टॉर्क होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है बेटे? जैसे मान लो मैंने आपको बोला ना कि ये वाला जो स्प्रिंग का एंड है, ऊपर वाला जो एंड है, ये फिक्स है, और नीचे वाला जो एंड है बेटे, नीचे वाला जो एंड है वो किसके साथ रोटेट कर रहा है बेटे? नीचे वाला एंड
आपकी कॉइल के साथ या फिर जो सॉफ्ट आयरन कोर घूम रहा है कॉइल की वजह से उसके साथ रोटेट करा बेटे। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं नीचे वाले एंड को घुमाऊंगा, ऊपर वाला फिक्स रखूंगा ना, जैसे इसको मैं छोड़ूंगा तो ये वापस अपने आप यहाँ पर आ रहा है। देखिए वापस से अपने आप यहाँ पर आ रहा है बेटे। देखिए मैं इसको नीचे से घुमा रहा हूँ, ऊपर से फिक्स है तो ये नीचे वापस से अपने आप आ रहा है। तो ये वापस से अपने आप क्यों आ रहा है बेटे? रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट जो कर रहा है ना, किसकी वजह से कर रहा है बेटे? उस एक टॉर्क की वजह से कर रहा है। और उस टॉर्क को हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेटे? टॉर्सनल कांस्टेंट, सॉरी टॉर्सनल टॉर्क। क्या बोलेंगे उसको? टॉर्सनल टॉर्क। अब जरा ध्यान से देखिए, वो जो टॉर्सनल टॉर्क होता है बेटे, वो किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है क्या? यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट टर्म जिसको बोलेंगे टॉर्सनल कांस्टेंट। और साथ साथ यहाँ मैं लिखता हूँ बेटे क्या? थीटा। क्या लिखता हूँ मैं? थीटा। अब जरा थीटा को समझने की कोशिश कर। क्या कि भाई सपोज कर कि ये नीडल यहाँ पर थी, आपने क्या करा? इसके अंदर से करंट पास करा, करंट पास करते ही बेटे वो यहाँ तक डिफ्लेक्ट कर गई, करी नहीं करी? तो जरा ध्यान से देख, जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो वापस वहीं पर आ रही है, नीचे से घुमाने पे वापस से वो वहीं पर आ रही है, वापस से वो वहीं पर आ रही है। तो मतलब ये टॉर्सनल टॉर्क इसके अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो सोच के दे बेटे कि अगर मान ले कि नीडल तेरी यहाँ तक आई है ऐसे, ठीक है, नीडल तेरी यहाँ तक आ गई, तो शुरू में नीडल तेरी यहाँ पर थी, शुरू में नीडल बेटे तेरी यहाँ पर थी ऐसे, शुरू में नीडल तेरी यहाँ पर थी, घूम करके कहाँ गई? यहाँ पर आ गई। तो ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटे? थीटा बोलते हैं। ये कौन सा एंगल है? ये वही थीटा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और टाउ क्या है? टॉर्सनल टॉर्क है। टाउ क्या बेटे? टॉर्सनल टॉर्क है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टाउ इज द टॉर्सनल टॉर्क, टॉर्सनल टॉर्क। ठीक है, और के क्या बेटे? टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट है भाई। और जो हमारा थीटा क्या है बेटे? थीटा इज द जो थीटा है बेटे वो क्या है हमारा? जो हमारी नीडल ने एंगल डिफ्लेक्शन ट्रेस करा है। अब ये क्या बना रखा है बेटे? मैंने स्केल बना रखा है। क्या बना रखा है? ये स्केल बना रखा है। ठीक है, क्या बना रखा है बेटे? ये स्केल बना रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब स्केल बना रखा है बेटे, तो अब ये नीडल इतना एंगल ट्रेस करेगी ना, उसको हमने क्या बोला बेटे? ये थीटा बोला। कितना बोला? ये थीटा बोला है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, जितना ज़्यादा ये तुम्हारा थीटा बनेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हारा टॉर्सनल टॉर्क बनने वाला है। कितना बनने वाला बेटे? टॉर्सनल टॉर्क बनने वाला है। अब ये जो टॉर्सनल टॉर्क है, ये जो टॉर्सनल टॉर्क है बेटे किसके बराबर आएगा? ये किस टॉर्क के बराबर आएगा बेटे? ये इस वाले टॉर्क के बराबर आएगा कि जो करंट कैरिंग कॉइल ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस किया है, ये टॉर्क किसके बराबर आया बेटे? इस वाले टॉर्क के बराबर आएगा। तो मतलब मैं टॉर्सनल टॉर्क को इसके बराबर रख देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा बेटे? यहाँ पे आ रहा बेटे के थीटा। क्या आ रहा है? के थीटा किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है एन आई ए इंटू में बी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? एन आई ए इंटू में बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा इसकी कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैं कैसे बनाऊँगा बेटे? जरा ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर मान लिया, मतलब सिलेंडर लेते हैं वहाँ पे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से वायर को व्रैप कर देते हैं बेटे। क्या करते हैं? इस तरह से वायर को व्रैप कर देते हैं। देखिए ज़रा इस तरह से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस तरह से हमने क्या करा बेटे? n नंबर ऑफ टर्न्स को वायर के ऊपर व्रैप कर दिया। जैसे ही मैं करूँगा, देखिए ज़रा बेटे ध्यान से सुनो कि एक एंड तो बेटे वायर का ये वाला बन गया। तो सपोज कर इस वाले एंड को मैं यहाँ खींच करके लिया है। एक एंड बेटे हमारा ये वाला बन गया, इसको हमने यहाँ पे खींच के लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटे यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा था? एक कंपास, मतलब एक नीडल लगा रखी थी जो इस स्केल के ऊपर चलती थी ऐसे, जो इस स्केल के ऊपर चलती थी, जिसको मैंने नीडल से बना करके दिखाया था आप लोगों को। तो ज़रा ध्यान से देखो बेटे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी तरह से ना इस कॉइल के, ये जो कॉइल है इनके परपेंडिकुलर रहने वाला है। देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। जब ये रोटेट भी कर जाएगी ना, तब भी बेटे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करेगा और वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहने की कोशिश करेगा। तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो इसके बराबर होगा डेफिनेटली। ठीक है, अब बेटे कैसे बनाना? देखो हमने इसका ये क्या ले लिया? एक एंड ले लिया, एक एंड ये ले लिया। जब और ऊपर मैं एक स्प्रिंग बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लगाया था ना, जरा ध्यान से देखो बेटे। तो बेटे क्या ये स्प्रिंग मैंने लगा दिया, तो स्प्रिंग को मैं इस तरह से डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस स्प्रिंग का ये वाला जो एंड है वो ऊपर फिक्स है, मतलब उसकी छत से फिक्स है, मतलब यहाँ पे फिक्स है ये। ठीक है, और ये जो एंड है, जो दूसरे वाला एंड है, वो उस बॉल के साथ ही फिक्स है भाई। किसके साथ फिक्स है भाई? वो बॉल के साथ फिक्स है। अब जरा ध्यान से दोनों, जैसे ही मैं करंट पास करूँगा तो ये जो कॉइल होगी बेटे ये रोटेट करेगी। रोटेट करते ही जो सॉफ्ट आयरन कोर भी होगी वो भी इसके साथ साथ रोटेट करेगी, जिसकी वजह से वो एंगल ये ट्रेस करेगी, मतलब इस तरह से नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे हमने ना मीटर स्केल लगा रखा है, मतलब स्केल है जितना करंट उसमें से पास हो रहा है तो उसको मेज़र करता है। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से देखो क्या कि भाई साहब कि अगर मैं बेटे
आई को लिखने की कोशिश करता हूँ तो आई किसके बराबर आएगा बेटे, आई बराबर आएगा के ओवर एन ए बी, के ओवर एन ए बी, के ओवर एन ए बी इंटू में बेटे थीटा, इंटू में बेटे थीटा आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख कि के क्या बेटे हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है, ये हमेशा ही किसी ना किसी स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इस कॉइल के अंदर, ये भी हमारा फिक्स है। ए क्या बेटे, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी हमारा फिक्स है। बी क्या है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बेटे, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। तो मतलब ये जो टर्म आ रही है, ये टर्म सारी की सारी क्या आ रही है बेटे, एक कांस्टेंट आ रही है। और इस टर्म को मैं लिखता हूँ किससे बेटे, इस टर्म को लिखता हूँ बेटे मैं कैपिटल जी से। किससे लिखता हूँ मैं, कैपिटल जी से। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर, वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको मैंने लिखा बेटे किसके बराबर, जी इंटू थीटा के बराबर। ज़रा ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो आई यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस कॉइल के अंदर आप जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो उतना ही ये जो हमारा निडल होगा, उतना ही हमारा ये थीटा ट्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा थीटा होगा, तो मतलब यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, इस स्केल के ऊपर बेटे नंबरिंग लिखी होती है, तो जितना ज़्यादा ये थीटा ट्रेस करेगा, उतना ही ज़्यादा हम क्या करेंगे बेटे, कॉइल के अंदर से करंट पास कर देंगे, और इस तरह से क्या है, हम करंट को आसानी से मेज़र कर लेंगे। होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो मैंने स्केल बनाया बेटे, यहाँ पे ना नंबर होते हैं, डिवीज़न होता है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे होता है, यहाँ पे मान ली 0 है, ठीक है, फिर धीरे 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 फिर 1 आएगा, फिर धीरे 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 फिर 2 आएगा, धीरे 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 3 आएगा, फिर धीरे 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 4 आएगा। मतलब इस तरह से मान ले, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बेटे 4 है, इस तरह से। अभी के लिए तू ऐसा समझ ले, ठीक है। हालांकि ज़्यादा होते हैं, ये जस्ट मैंने बनाया है अंडरस्टूड करने के लिए, ओके। अब इससे रिलेटेड जुड़ी हुई बेटे हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन होती हैं, वो आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। अब जो पहली डेफिनेशन है वो क्या बेटे, फिगर ऑफ मेरिट है। क्या भाई, फिगर ऑफ मेरिट है बेटे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिगर ऑफ मेरिट को मैंने कैसे डिफाइन कर रखा है, फिगर ऑफ मेरिट जो होता है बेटे, ज़रा ध्यान से देखो, फिगर ऑफ जो मेरिट बनेगा वो आपका किसके बराबर बना बेटे, वो बनता है बेटे आई बाय थीटा के बराबर, आई बाय थीटा के बराबर। आई बाय थीटा यहाँ से किसके बराबर है बेटे, जी के बराबर। और जी किसके बराबर है बेटे, जी आपका है के डिवाइडेड बाय में एन बी ए। अब आप लोग इसको डिफाइन कैसे करते हो, आप लोग बेटे इसको डिफाइन कैसे करते हो फिगर ऑफ मेरिट को, ज़रा ध्यान से सुनियो मेरी बात। क्या कि भाई साहब कि फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि आपको ना नीचे वाली टर्म जो होती है उसको 1 बनाना होता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन आएगी ना, हर बार में हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम 1 बनाएंगे, 1 बनाएंगे तो हम ऊपर वाली टर्म को कंपेयर करेंगे। कैसे बोल रहा हूँ जब ध्यान सुन। थीटा क्या बेटे, इस स्केल के अंदर डिफ्लेक्शन, इस स्केल के अंदर क्या है डिफ्लेक्शन, कितना एंगल वो थीटा बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब ध्यान से सुन कि मैं बेटे क्या करूँ कि अगर मुझे बेटे इसको डिफाइन कैसे गया कि मैं कितना करंट पास करूं इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से, क्या कि भाई साहब कि जो हमारा थीटा आए ना वो कितना मेज़र करे बेटे, 1 स्केल मतलब 1 यूनिट मेज़र करे स्केल का, कितना मेज़र करे, 1 यूनिट स्केल का मेज़र करे। तो उसी को हमने क्या बोला बेटे, फिगर ऑफ मेरिट बोला है। तो दोबारा से सुनने एक बार बेटे कि मैं इस गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट पास करूं कि भाई साहब वो कितना एंगल ट्रेस करे, मतलब कितना थीटा ट्रेस करे बेटे, वो 1 यूनिट जितना ट्रेस करे। तो 1 यूनिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लेकर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब तक वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उतना करंट मैं फ्लो करता रहूँगा। जैसे ही वो फ्लो करूँगा उसको रोक दूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बेटे, फिगर ऑफ मेरिट। और फिगर ऑफ मेरिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर। के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या बेटे, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। अब इसके बाद जो हमें चर्चा करनी है बेटे, वो चर्चा करनी है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब उसके बाद बेटे हमें डिस्कस करना है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर के बारे में। किसके बारे में बेटे, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर बेटे। अब सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग बेटे सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है कि अगर आप लोग वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो ऐसा होने पर भी ये लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब जो डिफ्लेक्शन होगा ना एकदम से दिखाएगा ये।
थोड़ा सा भी करंट मेजर डालोगे तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उतना ही ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिव का मीनिंग आप समझ चुके हो। अब इसके बाद मुझे जो डिफ़ाइन करना है वो डिफ़ाइन करना है बेटे करंट सेंसिटिविटी। क्या डिफ़ाइन करना है भाई? करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है ज़रा ध्यान से देखो। करंट सेंसिटिविटी बेटे, अब करंट सेंसिटिविटी होता क्या है उसको ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई साहब। क्या होता है बेटे ये, इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, करंट सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन करते हैं कैसे बेटे? इसको लिखते हैं IS से। किससे लिखते हैं बेटे? IS से। अब ये जो IS होता है ये बराबर होता है बेटे किसके? थीटा डिवाइडेड बाय में आई के बराबर। थीटा डिवाइड बाय में आई के बराबर। और अगर मैं यहाँ से थीटा डिवाइडेड बाय में आई निकालूंगा, यहाँ से बेटे थीटा डिवाइड बाय में आई निकालूंगा तो डेफिनेटली वो आपके पास आएगा NAB डिवाइडेड बाय में के। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करा गया? मैंने आपको पहले बोला था कि भाई जब भी इसमें डेफिनेशन डिफ़ाइन करेंगे ना हम लोग तो नीचे वाले टर्म को 1 लेने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करा बेटे? क्या कि मैं अगर 1 यूनिट करंट इसमें से पास कराऊंगा तो वो कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसको ही हमने क्या बोला बेटे? करंट सेंसिटिविटी बोला। फिगर ऑफ मेरिट में क्या था कि भाई साहब कि अगर मैं बेटे इसमें से कितना करंट पास करवाऊं कि भाई ये एक यूनिट की डिफ्लेक्शन पैदा करें। दोबारा सुन, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या था कि भाई इसमें से मैं कितना करंट पास कराऊं कि वो 1 यूनिट की डिफ्लेक्शन शो करे। तो मतलब मैंने नीचे वाले टर्म को 0 पुट करा, मतलब सॉरी 1 पुट करा। यहाँ पे क्या है कि भाई साहब मैं अगर 1 यूनिट करंट पास कराऊंगा तो ये कितना डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसको ही हमने क्या बोला बेटे? करंट सेंसिटिविटी बोला है। क्या बोला उसको हमने? करंट सेंसिटिविटी बोला है। सिमिलर वे में हम डिफाइन करते हैं बेटे क्या? वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या डिफाइन करते हैं बेटे? वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी सेम है बेटे, उसको मैं लिखता हूँ किससे? VS से। किससे लिखता हूँ बेटे मैं? VS से। अब ये जो VS होता है, ये जो बेटे VS होता है किसके बराबर होता है बेटे? ये होता है थीटा डिवाइडेड बाय में V के बराबर। थीटा डिवाइड बाय में V मतलब कि थीटा डिवाइडेड बाय में आई। तो तुम्हारे पास ये रहा बेटे। R क्या होता है बेटे? R होता है इस कॉइल का रेजिस्टेंस। फिर से वही कहानी बेटे, क्या क्या कि भाई साहब मैं कितनी वोल्टेज पास करूँ, कितनी वोल्टेज पास करूँ बेटे, कितनी मतलब 1 वोल्टेज पास करने पे वो कितना डिफ्लेक्शन शो करता है, वो उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। क्या होता है बेटे? वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। आर क्या है? इस कॉइल का रेजिस्टेंस है बेटे। क्या है भाई? आर इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं थीटा बाय आई की वैल्यू लिखता हूँ तो होता है NAB डिवाइड बाय में के, और आर यहाँ पे ऑलरेडी है तो किसके बराबर बनेगा ये? NAB डिवाइडेड बाय में के इंटू में बेटे आर। के इंटू में आर। आर क्या है? इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको ये पूछ लेते हैं कि करंट सेंसिटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, टॉर्शनल कांस्टेंट के ऊपर। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड करती है बेटे नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, बी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब आपको वो पूछ लेगा, हो सकता है वो पूछे भाई डायरेक्टली रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले ज़रा से ध्यान रखना चाहिए। मुझे जस्ट ये वाला फॉर्मूला पता होता है बेटे, मैं इस फॉर्मूले से सारे निकाल सकता हूँ। अगर मुझे पूछेगा भाई बताओ फिगर ऑफ मेरिट क्या है, तो मैं बेटे मैं आई बाय थीटा कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दिया, और करंट सेंसिटिविटी से मैंने क्या निकाल लिया बेटे? वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जरा सा आप लोग ना ये बात भी लिख ही लेना बेटे, क्या कि मैं आपको बताने की सोच रहा था, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है ना, इस सॉफ्ट आयरन कोर की ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड हम इसके ऊपर डालेंगे ना, तो देखो जरा ध्यान से सुनो। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आप लोगों ने बेटे पढ़ रखा है, जैसे आप लोग ये मान लीजिए कि भाई साहब कि भाई एक वो है, क्या बोलते हैं, अर्थ मान लो, चलो अर्थ मान लो। तो जो ग्रेविटेशन फील्ड लाइन होगी, अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। तो जो ग्रेविटेशन फील्ड लाइन होगी ना बेटे, वो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। और सेम केस हमने किस में ले रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में ले रखा था। अब अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना बेटे, तो सॉफ्ट आयरन कोर अपने अंदर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करवाएगी ना अंदर, वो पक्का सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, पक्का सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, पक्का सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलती है वो भी परपेंडिकुलर होती है, वो भी परपेंडिकुलर होती है बेटे। जो भी निकलेगी वो भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इस वजह से क्या है कि इस वाली वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, वो हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है बेटे। यही उसका लॉजिक है, मैंने तभी लिखवाया था, तभी वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो आप लोग ये वाले फॉर्मूला बेटे रट लीजिएगा। ठीक है। अब आपकी NCERT का बेटे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप लोगों को दे रखा है क्या
कि भाई साहब आपके पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर का नाम उसने M1, एक गैल्वेनोमीटर को उसने 1 मान लिया बेटे, एक गैल्वेनोमीटर को 2 मान लिया। अब वो बोलता है कि जो आपका 1 वाला है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना बेटे 10 ओम है। N1 कितना है भाई, उसका नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है भाई उसके अंदर है वो 30 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटे, वो है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई आपने, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है रेडियल वाला वो 0.25 टेस्ला हो रहा है। सिमिलरली जो दूसरे वाला है बेटे, दूसरे वाला जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसका वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 14 ओम। सिमिलरली जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो दे रखे बेटे 42 टर्न्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है दूसरे वाले का, वो दे रखा है बेटे 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे वो दे रखा है आप लोगों को कितना भाई 0.50 टेस्ला। और ये बोल रखा है कि इसका भी जो टॉर्शनल कांस्टेंट है के, मतलब वो भी के है, इसका भी बेटे क्या है के है, मतलब के का वैल्यू क्या है सेम है। आपको बोलता है कि दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी का रेशो निकालो। तो कहने का मतलब ये बेटे क्या, करंट सेंसिटिविटी ये वाली होती है ना, ये वाली होती है, तो IS1 होगा बेटे ये। और मुझे क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है I/S2 का, करंट सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय में करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला कितना बेटे, ऊपर वाले का NBA/K, तो N1B1 इंटू में बेटे क्या आएगा A1/K। सिमिलरली डिवाइडेड बाय में N2B2A2 डिवाइड बाय में K बेटे, तो K को मार ही देगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। कितना आंसर है बेटे, वो आएगा 30 × B1 का वैल्यू कितना बेटे 0.25 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, वो है 3.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय में। N2 का वैल्यू कितना बेटे, वो आपको दे रखा है 42। N2 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटे, आपको 42 दे रखा है। और B2 का वैल्यू दे रखा है आपको 0.50 इंटू में A2 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटे 1.8 × 10⁻³ तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो रेशो आएगा वो 7/5 आएगा, यानी कि 1.4 आएगा। तो एक करंट सेंसिटिविटी का रेशो हो गया दोनों गैल्वेनोमीटर का। सिमिलरली आपको फिर निकालना बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइड बाय में वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2। तो इसको कैसे करो बेटे, जस्ट आपको क्या करना है आपको क्या करना बेटे कि भाई उसको उसके रेजिस्टेंस से क्या कर देना है, मतलब आपको क्या करना बेटे कि भाई देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है N1B1A1 डिवाइडेड बाय में K इंटू में R1 अपॉन N2B2A2 डिवाइडेड बाय में K इंटू में बेटे कितना आएगा R2 आएगा। तो K को तो मार देगा डेफिनेटली बेटे। तो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है। देखिए किसके बराबर आया बेटे, ये आया N1B1A1 ओवर में R1 और ये आया बेटे कितना N2B2A2 ओवर में बेटे R2। तो इन दोनों की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली थी बेटे अभी हमने 7/5, तो 7/5 यहाँ ले लिया। और R2 का वैल्यू कितना दे रखा आप लोगों को बेटे, वो दे रखा है R2 का वैल्यू 42। R2 का वैल्यू कितना दे रखा है बेटे आप लोगों को, R2 का वैल्यू जो दे रखा है बेटे आपको 42 नहीं सॉरी R2 का वैल्यू, R2 है ना ये R2 होगा यहाँ पे, R2 का वैल्यू दे रखा है बेटे आपको 14 और R2 का वैल्यू दे रखा है बेटा आपको 14 डिवाइड बाय में R1 का वैल्यू कितना दे रखा है आप लोगों को, सॉरी हमने बेटे गड़बड़ करके एक्चुअल में ना ये 5/7 आएगा। कितना आएगा 5/7 आएगा, ज़रा ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है मेरी तरफ से, तो ये बेटे 5/7 आ गया, यहाँ पे 5/7 आ गया। ओके, अब R2 का जो वैल्यू है वो 14 है, R1 का वैल्यू कितना बेटे वो 10 है, ठीक है। तो 14 पंजे 70 और 7 गुना 10 करोगे तो वो भी 70 ही आएगा। किसके बराबर आ बेटा ये 1:1। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो कितना आ रहा है 1:1 और करंट सेंसिटिविटी IS1/S2 कितना आ रहा है बेटे 5:7 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया।